ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में करीब 6 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। हर पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। कल महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई और इसी बैठक में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बैठक में आरजेडी की ओर से यह साफ किया गया है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। चुनाव से संबंधित मुद्दों पर आरजेडी का नेतृत्व कांग्रेस आलाकमान से बातचीत करेगा। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने कांग्रेस के नेताओं को सीएम चेहरे को लेकर बयानबाजी से बचने की नसीहत भी दी है। ये भी तय हुआ है कि समय पर सीटों का बंटवारा हो जाएगा। आरजेडी ने कहा है कि इस सीट बंटवारे में सभी दलों का उचित सम्मान किया जाएगा। तो बिहार में महागठबंधन की बैठक हुई और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बैठक हुई। साथ ही आरजेडी ने यह भी साफ कर दिया है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो तेजस्वी यादव ही है। और कांग्रेस को नसीहत भी आरजेडी की तरफ से दी गई है कि सीएम के चेहरे को लेकर बयानबाजी से बचें। और ये भी बात कही गई है कि आरजेडी उचित सम्मान देगी सभी सहयोगी दलों को। समय पर सीटों का बंटवारा होगा। तो महागठबंधन की बैठक में क्या क्या हुआ वो आपको बताते हैं। ये बात तय हुई है कि सीटों का बंटवारा सही समय पर कर दिया जाएगा। वक्त रहते सहयोगी दलों का उचित सम्मान होगा, किसी को ऊंच नीच जैसा महसूस न हो। और आरजेडी ने यह साफ किया इस बैठक में कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा इस महागठबंधन में होंगे। कांग्रेस आलाकमान से आरजेडी बात करेगी और आरजेडी की तरफ से कांग्रेस आलाकमान को नसीहत भी दी गई है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, जो सीएम फेस है, उसको लेकर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बयानबाजी से अपने आप को दूर रखें या बचे। तो महागठबंधन की बैठक हुई है कल और ये बैठक बिहार में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और कई चीजें कल महत्वपूर्ण जो थी उस पर बातचीत हुई है। महागठबंधन विधायक दल की बैठक जो हुई है उसमें बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई थी। बैठक के बाद जब तेजस्वी बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि यह तय हुआ है कि किन किन मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाएगा। नौजवानों की, महिलाओं की, गरीबी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की मुद्दे को सदन में मजबूती ढंग से हम लोग उठाने का काम करेंगे। जितने छात्रों के साथ, बीपीएससी छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उनकी बात को भी हम लोग उठाएंगे। और सभी लोग आए थे, सब लोगों से बातचीत हुई है और बजट सेशन है। इसके बाद तो अब हर विभाग वाइज जो है चर्चाएं होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात एक घर के पते की जिस पर विवाद हो सकता है। वो पता है राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के दिल्ली के सरकारी आवास का, जिसका पता उन्होंने खुद ही बदल दिया है। देखिए वो तस्वीर जो सांसद दिनेश शर्मा ने अपने सरकारी आवास के गृह प्रवेश के दौरान खिंचवाई थी। आप देखिए ये वो घर है। डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद, राज्यसभा, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। और फिर उसके बाद नीचे लिखा है स्वामी विवेकानंद मार्ग। तो ये जो पता लिखा गया है इसी को लेकर विवाद की स्थिति और आशंकाएं बन रही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और एक ब्रैकेट में तुगलक लेन लिखा हुआ है। ये तस्वीर सांसद दिनेश शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसके बाद सवाल उठे कि क्या तुगलक लेन का नाम बदल गया है, क्योंकि दिनेश शर्मा का जो घर है वो तुगलक लेन में है, लेकिन तुगलक लेन को उन्होंने ब्रैकेट में छोटे में लिखा है और स्वामी विवेकानंद मार्ग बड़े में लिखवाया है उन्होंने। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि तुगलक लेन का नाम तो बदला नहीं है, लेकिन राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अपने आप खुद ही अपने घर का पता बदल दिया। एक ब्रैकेट में छोटा सा तुगलक लेन और उसके ऊपर बड़ा सा स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है। और उसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर शेयर करके एक बड़ा संकेत जरूर दिया गया। और सवाल उठ रहे हैं कि क्या तुगलक लेन का नाम बदलने वाला है, क्या उसका नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग होने वाला है, या फिर राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने खुद ही ये नाम अपने से बदल लिया है। लेकिन ये गृह प्रवेश की जो तस्वीर है वो इस वक्त चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का ये सरकारी आवास है। गृह प्रवेश के पहले की ये तस्वीर है और गृह प्रवेश की जो तस्वीर है उसको लेकर अब कयासों का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया पर
ये तस्वीर शेयर हो रही, क्योंकि डॉक्टर दिनेश शर्मा का जो 6 नंबर का ये बंगला है ये तुगलक लेन पर है, लेकिन उन्होंने इसे स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया है और तुगलक लेन को एक छोटे से ब्रैकेट में लिखवा दिया है। और इसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में तुगलक लेन का नाम बदलने वाला है? क्या उस लेन का नया नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग होगा, या फिर राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने खुद ही इसका पता जो है वो अपने से बदल लिया है? और अब बात औरंगजेब पर छिड़े संग्राम की। पूरे देश में जारी विवाद के बीच बीती रात दिल्ली में मुगल शासकों के नाम वाले मार्गों की बोर्ड पर कालिख पोती गई। ये तस्वीरें बीती रात की हैं, जब कुछ युवकों ने अकबर रोड लिखे एक साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी, अकबर रोड का नाम बदलने की मांग की और नारेबाजी की। जिन लोगों ने बीती रात हंगामा किया उनका दावा है कि उन्होंने पिछले महीने 22 फरवरी को भी मुगलों के नाम वाले साइन बोर्ड्स पर कालिख पोती थी, लेकिन फिर भी नाम नहीं बदले गए, इसीलिए उन्होंने दोबारा कालिख पोत दी है और अकबर रोड का नाम छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग करने की मांग की गई। तो आप देखिए, ये वो युवक हैं जो पहुंचे थे और अकबर रोड का नाम जो था उस प्लेट को उन्होंने पहले टेढ़ा करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद उसमें कालिख पोत दी और मांग की गई है कि इस मार्ग का नाम छत्रपति संभाजी मार्ग रखा जाए। हम फिलहाल मौजूद हैं अकबर रोड पर, लेकिन तस्वीरें क्या हैं? जो बोर्ड जो रास्ता दिखाता है अकबर रोड का, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर कालिख जो है वो पोत दी गई है। जिन लोगों ने इतना भाई जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे सूरवीर थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी इस मातृभूमि के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, और जिन लुटेरों ने लूटा, उनका नाम क्यों रहना चाहिए यहाँ पे? क्यों उनके रोडों से मार्ग होना चाहिए? और पिछली बार जो हमने करा था ना, उसमें जो पिछली बार भी हमने कालिख पोती थी, पिछली बार भी फिर यही बात कह रहे हैं कि भाई आप सरकार से हाथ जोड़कर हम यही मोदी जी से या अमित शाह जी से और माननीय हमारी रेखा जो मुख्यमंत्री जी हमारी, उनसे यही हमारी एक प्रार्थना है कि भाई आप इन बोर्डों का नाम चेंज कर दीजिए। आप यहाँ पे छत्रपति शिवाजी मार्ग, छत्रपति संभाजी मार्ग, महाराणा प्रताप मार्ग कुछ भी लगाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। लेकिन जब तक आप लोगों ने कालिख पोती, फिर वहाँ पे पोस्टर लगाया, फिर वहाँ से आप लोग भाग भी गए। मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है, भागने वाला काम नहीं हमने कभी करेंगे। भगोड़े हम है नहीं, कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी है। वहाँ से बंगाली चौक गए, वहाँ जाके हमने दूसरा पोस्टर लगाया। वहाँ पे भागने वाला हमने कोई काम नहीं करा, ना हमने कभी आज तक भागे। और भागे क्यों? अपने देश में रहना है, कोई हम क्या कर रहे हैं भाई? कोई मर्डर थोड़ी कर रहे हैं। अकबर नाम में क्या दिक्कत है? क्यों बदलना चाहिए? अकबर नाम दिक्कत क्यों नहीं, ये तो बताइए। क्या अत्याचार किया? आप मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से धर्मांतरण करवाया, जिस तरीके से इज्जतें लूटी गई, जिस तरीके भाई जो आज हमारे अपने जो आज हमारा विरोध करते हैं, वो भी जो कन्वर्टेड कराए, वो लोग कहाँ से आ गए फिर? वो औरंगजेब हेट का प्रतीक है या फिर ग्रेट का? महाराष्ट्र से विवाद की शुरुआत हुई तो बिहार में औरंगजेब पर सियासी बयानों की जंग छिड़ गई। सत्ताधारी जेडीयू के अंदर दो तरह की आवाजें उठ रही हैं। जेडीयू के मुस्लिम एमएलसी औरंगजेब को ग्रेट बताने में लगे हैं, तो जेडीयू और बीजेपी के वैसे नेता जिन्हें साल के अंत में चुनाव लड़ना है, वो औरंगजेब को नफरत का प्रतीक बता रहे हैं। तस्वीर नंबर 1, महाराष्ट्र से शुरू हुआ औरंगजेब पर विवाद। तस्वीर नंबर 2, औरंगजेब पर यूपी में सियासत गरमाई। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। तस्वीर नंबर 3, बिहार में औरंगजेब की तारीफ पर बवाल। औरंगजेब निर्दयी शासक था या नहीं आपके नजर? बिल्कुल नहीं था। मेरी नजर में औरंगजेब एक अच्छा शासक था। निश्चित रूप से औरंगजेब और बाबर का गुणगान करने वाले को बिहार में रहने का अधिकार है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद यूपी होते हुए बिहार पहुंचा है। यहाँ की सियासत में औरंगजेब के हेट और ग्रेट पर बवाल मचा हुआ है। सत्ताधारी जेडीयू 2 हिस्सों में बंट चुका है। पहले जेडीयू के खालिद अनवर को सुनिए, जिनके बयान ने माहौल को गरमाया है। आइडियोलॉजिकल कोई बात अगर करना चाहता है कि औरंगजेब एक जालिम हुक्मरान था, तो हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी है जो लोग ये बात कह रहे हैं। लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं और जिन लोगों ने उन पे काम किया, वो सब तो यही बात कहते हैं कि जितना बड़ा जालिम आप साबित करना चाहते हो, उतने बड़े औरंगजेब जालिम नहीं थे। औरंगजेब निर्दयी शासक था या नहीं आपके नजर में? बिल्कुल नहीं था। मेरी नज़र में औरंगजेब एक अच्छा शासक था। हो सकता है कि उनसे कुछ गलतियाँ हुई हो। खालिद अनवर मुसलमानों के मुद्दे पर बोलने वाले नेता हैं। अपने बयानों से विवादों में पहले भी रहे हैं, लेकिन साल चुनावी है। खालिद बैक डोर वाले नेता है, लेकिन जो फ्रंट डोर वाले हैं, उन्हें खालिद का औरंगजेब नामा पसंद नहीं आया है। वैसे लोगों को तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। वो पाकिस्तान के साथ
नहीं सुधरे बांग्लादेश भेजिए, गाजा पट्टी भेजिए वैसे लोगों को। कोई भी अगर तारीफ करे, चाहे किसी दल के हो, औरंगजेब का तारीफ बर्दाश्त नहीं होगा भारत में। औरंगजेब के नाम पे तो देश में कुछ होना ही नहीं चाहिए। औरंगजेब ने नीतीश के ही घर में फूट डाल दी है। संजीव कुमार ने खालिद के बयान का विरोध किया तो एमएलसी गुलाम गौस खालिद के पक्ष में खुलकर खड़े हो गए। किसकी औकात है कि 30 करोड़ आबादी को पाकिस्तान भेज देगा? किसी औकात है क्या? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। पहले जो राजा हुआ करते थे उनका मकसद होता था अपने राज का विस्तार करना। ये सब बात मुद्दे जनता को असल मुद्दे से भटकाने की बात है। मुस्लिम नेता औरंगजेब के पक्ष में बयान दे रहे हैं, जबकि जेडीयू के साथ ही बीजेपी के विधायक खालिद अनवर को भी अबू आजमी की तरह सदन से निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। बयानबाजी बिल्कुल गलत है। जो बयान करने वाले हैं वो देशद्रोही हैं। उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। उनको पाकिस्तान और किसी मुस्लिम देश में बांध करके फेंक दिया। औरंगजेब विवाद के बहाने बीजेपी ने डिमांड हाई कर दी है। मांग की है कि औरंगाबाद का नाम रामनगर किया जाए और जिस बख्तियारपुर में नीतीश कुमार का जन्म हुआ उसका नाम नीतीश नगर हो। मुगल बादशाह के नाम पर बिहार में नाम है, वह निश्चित रूप से बदला जाए, क्योंकि वह क्रूरता का, गुलामी का निशानी है। उसको बदल करके हिंदू और सनातनी नाम रखा जाए। निश्चित रूप से औरंगजेब और बाबर का गुणगान करने वाले को बिहार में रहने का अधिकार नहीं है। बिहार में औरंगजेब के नाम पर ही औरंगाबाद जिले का नाम रखा गया है। हालांकि औरंगाबाद का औरंगजेब से सीधा कोई कनेक्शन नहीं रहा, लेकिन उसके सिपह सलार दाऊद खान ने नौरंगा का नाम बदलकर औरंगाबाद रखा। 2021 में कांग्रेस के नेताओं ने भी औरंगाबाद नाम बदलने की मांग की थी। आरजेडी कह रही है कि चुनावी साल में सत्ता पक्ष माहौल खराब करना चाहता है, इसलिए इन मुद्दों को तूल दे रहा है। भाजपा के लोग तो चुनावी वर्ष में आकर के इस तरह की समाज को बांटने वाला बयानबाजी तो शुरू करते ही हैं, क्योंकि इनके पास एजेंडा नहीं है। ना भारत सरकार अपने 12 साल में 11 साल में कोई उपलब्धि पर वो राजनीति कर सकेगा, वोट मांग सकेगा, ना बिहार में 20 साल के शासन में मांग सकेगा। बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं। सियासी पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी अभी से हो रही है। औरंगजेब का ये विवाद बिहार में कितना असर डालेगा ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल नेताओं में बनने लगा है, उससे इसके सियासी करंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। औरंगजेब की तारीफ का विवाद राष्ट्रव्यापी हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। औरंगजेब की तारीफ करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की मांग उठ रही है। बरेली में अबू आजमी का पुतला दहन करने की कोशिश की गई, तो मेरठ में हिंदूवादी संगठनों ने औरंगजेब का समर्थन करने वालों के खिलाफ जुलूस निकाला। महाराष्ट्र से निकलकर औरंगजेब का विवाद बुधवार को ही यूपी पहुंच गया था। सदन में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को खरी खोटी सुनाई थी। तो एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। योगी ने 5 साल पहले अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से की थी। अब बीजेपी के नेता संगीत सोम कह रहे हैं कि अखिलेश में औरंगजेब का जिन घुस गया है। अखिलेश यादव के अंदर औरंगजेब का जिन घुस गया है, बाबर का जिन घुस गया है। वो राजनीति के चक्कर में पूरे देश के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं, कितनी भयंकर राजनीति कर रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी के नेता औरंगजेब के बचाव में इसलिए उतरे हैं क्योंकि सवाल मुस्लिमों के वोट बैंक का है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भी औरंगजेब की तारीफ करने वालों को घेरा है, सवाल उठाए हैं। औरंगजेब को किस नजरिए से बाबा बागेश्वर देखते हैं? देखो, हमारी नजर में औरंगजेब, अकबर और बाबर महान नहीं है। हमारी नजर में कृष्ण और राम और रघुवर ही महान है और यही महान रहेंगे। यह देश छत्रपति शिवाजी का है, यह देश छत्रपति संभाजी महाराज का है। औरंगजेब से इतनी नफरत क्यों? ये दूसरा पक्ष सवाल पूछता है आप लोगों से। देखो, पीट कर सॉरी बोलना सॉरी नहीं कहलाता, प्रायोजित षड्यंत्र कहलाता। इतिहास के छात्र औरंगजेब के बारे में बेहतर जानते हैं। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि 1658 से 1707 तक भारत पर औरंगजेब का शासन रहा था। औरंगजेब ने भारत में कठोर शरिया कानून लागू किया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, काशी विश्वनाथ समेत कई मंदिरों को तोड़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया,
यातना देकर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की, पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया और सत्ता के लिए अपने 2 भाइयों को मार डाला। औरंगजेब के समर्थन में उतरे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि देश से इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। तारीख को तो नहीं बदला सकते, ये तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, वो तो बदल नहीं सकते। 8 साल वो यहाँ रहे, यहीं दफन है। देश में औरंगजेब का ये विवाद महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ है। सोमवार को अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी और कहा था कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। इस बार होली और रमजान के महीने का दूसरा जुमा एक ही दिन है। अगले शुक्रवार को होली है। संवेदनशील संभल में किसी तरह गड़बड़ी ना हो, इसलिए पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समाज से कहा कि जुमा साल में 52 बार और होली एक बार आती है, इसलिए अगर मुस्लिम समाज को रंग पसंद ना हो तो घर के अंदर ही रहें। और ये जो पूरी बैठक हुई है उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई फरेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस हाथ को जहां लग रंग गिर गया। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना, काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।